हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं रोजगार और निर्माण पत्रिका का। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29 मई से 4 जून 2023 तक का एडिशन। देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते, और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी हैं, तो उन्हें भी कवर करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण दिवस से, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि मनाया जाता है हर साल 22 मई को पूरे विश्व भर में। हर साल इसके लिए एक अलग से थीम यानी विषय रखा जाता है। इस साल की थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। क्या है थीम, याद रखिएगा, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। कई बार एग्जाम में डेट की वजह थीम भी पूछ लेता है, तो आपको थीम भी याद रखनी है। तो ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ऐसा पर्यावरण का निर्माण करना है जो जैव विविधता में समृद्ध, टिकाऊ और आर्थिक गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान कर सके। ये जो दिन है, इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी 1993 में। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है इंपॉर्टेंट डेज को लेके कि इस दिन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। अब आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या याद रखनी है, तो वन्य जीव जंतु संरक्षण के काम करने के लिए यहाँ पे एक सम्मान दिया जाता है, जो है विटले सम्मान। विटले सम्मान, और ये जो पुरस्कार है इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। विटले अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के अवार्ड के नाम से जाना जाता है, और इस पुरस्कार में विजेताओं को 35,000 पाउंड दिए जाते हैं। तो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पढ़ रहे हैं हम, इसलिए विटले सम्मान भी हमें पता होना चाहिए। इसका दूसरा नाम ग्रीन ऑस्कर है। इसमें राशि कितनी दी जाती है? 35,000 पाउंड। और इस साल ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो इस साल ये अवार्ड दिया गया है केन्या की संरक्षणवादी हैं डॉक्टर शिवानी भल्ला। नाम याद रखिएगा, ये केन्या की संरक्षणवादी हैं डॉक्टर शिवानी भल्ला। इनको इस साल विटले सम्मान दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी हैं। फिर यहाँ पे है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जो कि मध्य प्रदेश में शुरू की गई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। तो मध्य प्रदेश में जो भी बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए ये योजना शुरू की गई है। अब देखिए, तीर्थ यात्रा के लिए तो काफ़ी सारी योजनाएं चल रही हैं। तो ये यात्रा जो है, इसमें हवाई जहाज़ के माध्यम से बुज़ुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, इसलिए स्पेशल है, अभी शुरू में की गई है। मध्य प्रदेश में इसकी स्टार्टिंग की गई है, और मध्य प्रदेश भारत का पहला प्रदेश बन गया है जहां पे बुज़ुर्गों को हवाई जहाज़ के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। योजना का नाम आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। तो अभी पहली हवाई यात्रा शुरू की गई है, जो कि भोपाल से प्रयागराज गई है। भोपाल से प्रयागराज तक पहला विमान गया है, जिसमें 32 बुजुर्ग तीर्थयात्री शामिल थे। और इस योजना में एक परिवार से केवल एक बुजुर्ग ही शामिल हो सकते हैं। फिर देखते हैं चर्चा में कौन कौन है। सबसे पहले हैं एन चंद्रशेखरन, टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। इनको फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जो सर्वोच्च सम्मान है फ्रांस का, इसका नाम आपको याद रखना है, शेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर। फिर से पढ़ लीजिए, शेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर। ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, और ये दिया जा रहा है एन चंद्रशेखरन जी को, जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है, ये सम्मान दिया जा रहा है भारत और फ्रांस के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए। इसके बाद हैं डीजीपी प्रवीण सूद। ये हैं डीजीपी प्रवीण सूद। ये कर्नाटक पुलिस के महानिदेशक हैं, और इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये सीबीआई के अगले निदेशक नियुक्त हुए हैं। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। तो सीबीआई के नए निदेशक बन गए हैं डीजीपी प्रवीण सूद जी। इनसे पहले जो निदेशक थे सुबोध जायसवाल, इनका कार्यकाल पूरा हो गया, वो इनकी जगह प्रवीण सूद जी कार्यभार संभालेंगे सीबीआई के निदेशक का। सीबीआई की स्थापना हुई थी 1963 में, और अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि 1 अप्रैल को स्थापना हुई थी सीबीआई की। तो 1 अप्रैल को सीबीआई ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और निदेशक बन गए हैं प्रवीण सूद। फिर कैप्टन प्रतिभा भुल्लर। तो भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी हैं कैप्टन प्रतिभा भुल्लर। ये न्यूयॉर्क पुलिस में विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग में पहुंच गई हैं, और सर्वोच्च रैंकिंग में पहुंचने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। इस कारण से इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहली दक्षिण एशियाई महिला हैं कैप्टन प्रतिभा भुल्लर। फिर है प्रोफेसर जोसेफ
डिटूरी, तो अमेरिका में फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं ये जोसेफ डिटूरी। इन्होंने लंबे समय तक पानी के भीतर रहने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने जूल्स के समुद्र में 30 फीट नीचे 100 वर्ग फुट के एक आवास में 74 दिन बिताए हैं। ठीक है, पानी के अंदर 74 दिन बिताए हैं और इस तरह से पानी के भीतर सबसे ज़्यादा समय तक रहने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम इन्होंने बनाया है। इनका नाम आपको याद रखना, प्रोफेसर जोसेफ डिटूरी। फिर है कामी रीता शेरपा। ये हैं कामी रीता शेरपा, नेपाल के ये पर्वतारोही हैं और इन्होंने अभी हाल ही में एवरेस्ट पे चढ़ाई की और टोटल इन्होंने 27 बार एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है, माउंट एवरेस्ट की, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ज़्यादा बार इस चोटी की चढ़ाई करने वाले ये व्यक्ति बन गए हैं, इन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इनका मुकाबला पसांग दापा शेरपा से है, जिन्होंने अभी हाल ही में 26 बार रिकॉर्ड चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट की, और सबसे ज़्यादा 27वें नंबर पे है कामी रीता शेरपा। फिर हैं रवनीत कौर। ये हैं रवनीत कौर, ये हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI की अध्यक्ष बनी हैं और इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि CCI की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। ध्यान से सुनिएगा, पहली महिला अध्यक्ष बनी है CCI की रवनीत कौर, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इनका जो कार्यकाल है ये यहाँ पे 5 साल का होगा। इसके पहले ये पंजाब सरकार के राजस्व और आपदा विबंधन प्रभाग में विशेष मुख्य सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के पद पे कार्य कर रही थी और अब ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। फिर यहाँ पे सुनक और जेलेंस्की की मुलाकात से न्यूज़ है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिलने अभी लंदन पहुँचे थे। यहाँ से आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो यूक्रेन के राष्ट्रपति, और यूक्रेन से तो आपको फैक्ट याद रखना ही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा रसिया और यूक्रेन। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इनका भी नाम इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। तो दोनों ही नेताओं के बीच में यहाँ पे लंदन में मीटिंग हुई थी, जिसके बाद ब्रिटेन ने यूक्रेन को एयर डिफेंस मिसाइल और अटैक के लिए लंबी रेंज के ड्रोन देने का अनाउंसमेंट किया है। इसके अलावा ब्रिटेन ने यह भी कहा है कि ब्रिटेन जो है यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेनिंग भी देगा। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आपने सुन लिया। अब आपको ये बताना है कि यूक्रेन जो कि इतने समय से चर्चा में है, तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है, यूक्रेन की राजधानी क्या है। ये आपके क्विज़ का क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देना है। फिर एक यहाँ पे समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है समुद्र शक्ति। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को विस्तारित करने के लिए ये 6 दिवसीय समुद्री युद्धाभ्यास शुरू किया गया था, जिसका नाम था समुद्र शक्ति। हाल ही में ये संपन्न हुआ है। तो भारत की तरफ से स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत INS कवरत्ती, एक डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान और एक चेतक हेलीकॉप्टर इस अभ्यास में भाग लिया था। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले तो किन 2 देशों के बीच में ये अभ्यास हुआ है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में, और इस अभ्यास का नाम क्या था, समुद्र शक्ति। ये 2 चीज़ें आपको एनीहाउ याद रखनी हैं। फिर यहाँ पे मंगल ग्रह से न्यूज़ है। तो हाल ही में नासा के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने मंगल ग्रह पे किताब जैसे खुले हुए पन्नों जैसी चट्टान की तस्वीर खींची है। ये देखिए, आप देख सकते हैं जो पिक्चर है, इसमें एक चट्टान है और आपको देखने में लगेगा ये एक बुक जैसे। तो मंगल ग्रह पे ये एक आसमान आकार वाली चट्टान दिखी है और वैज्ञानिकों ने बताया कि काफ़ी आम बात है मंगल ग्रह पे। ये पुरानी समय की चट्टानें हैं और यहाँ पे पानी रिसने के कारण इनका शेप ऐसा बन जाता है। तो आपको याद ये रखना है कि जो चट्टान मिली है जिसको आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसका नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है टेरा फर्मी। इसका नाम आपको याद रखना है, टेरा फर्मी। फिर है लिंक्डइन। तो लिंक्डइन आप सभी को पता है क्या करती है, सोशल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन ने अभी हाल ही में चाइना को अलविदा कह दिया है। तो चाइना में काफ़ी समय से कंपनी दे रही थी अपनी सर्विसेज और हाल ही में कंपनी ने अनाउंस किया है लिंक्डइन ने कि अपनी सर्विसेज चाइना में बंद कर रही हैं। और इसके पीछे जो रीज़न बताया गया है ये है प्रतिस्पर्धा और चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल का। तो देखिए, चाइना में फेसबुक और जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट है दूसरी ऑलरेडी बैन हो, और इसके साथ ही साथ अब लिंक्डइन ने भी अपनी सर्विसेज बंद कर दी हैं चाइना में। फिर है ऑपरेशन करुणा। तो देखिए, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि एक चक्रवात था जो कि था मोचा या मोका, पढ़िए। तो मोचा या मोका ये एक चक्रवात था जो कि म्यांमार पे आया था। काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई थी वहाँ पे। तो म्यांमार को मदद पहुँचाने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन करुणा।
ये ऑपरेशन करुणा का आपको नाम याद रखना है। तो इस ऑपरेशन करुणा के तहत जो भारत है ये शिवालिक, कामोर्ता और सावित्री सहित 3 जहाज़ भेजेगा म्यांमार में, जहाँ पे आपूर्ति, खाने की चीज़ें, टेंट, आवश्यक दवाएं, पीने के लिए पानी, आपातकालीन राहत सामग्री, ये सब कुछ इस जहाज़ों में लोड करके म्यांमार पहुंचाया गया है। तो म्यांमार में ये आया था मोचा नाम का चक्रवात। यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले चक्रवात का नाम मोचा आया कहाँ था? म्यांमार में। अब ऑपरेशन कौन सा चलाया गया है? ऑपरेशन करुणा, ठीक है। अब म्यांमार में आया था, तो यहाँ से स्टैटिक आपको याद रखना है। तो यहाँ की राजधानी है नेपिडा, राष्ट्रपति हैं यू विन मिंट और मुद्रा है क्याट। तो ये स्टैटिक आपको म्यांमार से याद रखने हैं। फिर बांग्लादेश से न्यूज़ है। तो भारत ने परस्पर संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूती बनाने के लिए बांग्लादेश को ब्रॉड गेज वाले 20 डीजल रेल इंजन सौंपे हैं। और इस अवसर पे जो भारत के रेल मंत्री हैं, इन्होंने कहा है कि दोनों देश के जो प्रधानमंत्री हैं ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में परस्पर संबंधों को सुधारने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो चर्चा में रहा है बांग्लादेश। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ब्रॉड गेज वाले 20 डीजल रेल इंजन सौंपे गए हैं बांग्लादेश को। और बांग्लादेश से स्टैटिक में यहाँ की राजधानी ढाका, प्रधानमंत्री शेख हसीना और मुद्रा बांग्लादेशी टका, ये चीज़ें याद रखनी हैं। आगे स्मृति से इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हैं डॉयल ब्रूनसन। तो इन्होंने पूरे विश्व भर में पोकर गेम को फेमस किया था, इसलिए इन्हें पोकर का गॉडफादर कहा जाता था। इनका नाम था डॉयल ब्रूनसन। हाल ही में 89 ईयर की एज में इनका निधन हो गया है। इनका नाम आपको याद रखना है। फिर हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन हैं श्रीचंद परमानंद हिंदुजा जी। हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में इनका भी निधन हो गया है, श्रीचंद परमानंद हिंदुजा। इन दोनों व्यक्तियों के आपको नाम याद रखने हैं। कुछ और करंट अफेयर में देखते हैं। तो रक्षा क्षेत्र में भारत का जो घरेलू उत्पादन है ये बढ़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में और भी आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो भारत ने रक्षा उत्पादन के मामले में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा भी हाल ही में छुआ है। ये पहली बार हुआ है जब भारत का रक्षा उत्पादन 1 लाख करोड़ के ऊपर गया है। रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में इन्फॉर्मेशन दी थी कि 2022-23 में रक्षा उत्पादन का अस्थायी आंकड़ा जो है 1,06,800 करोड़ रुपए रहा है। और पिछले वित्त वर्ष से कंपेयर करें तो ये 12% अधिक रहा है, 12% का इंक्रीमेंट हुआ है। पिछले वित्त वर्ष में ये आंकड़ा था 95,000 करोड़ रुपए का। फिर आरबीआई से न्यूज़ है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि आरबीआई के नाम से जाना जाता है, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अपने अर्जित मुनाफे में से 87,416 करोड़ रुपए राशि केंद्र सरकार को देगा। हाल ही में अभी आरबीआई के जो गवर्नर हैं डॉक्टर शक्तिकांत दास जी, इन्होंने एक बैठक हुई थी, इनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जहाँ पे निर्णय लिया गया है। तो ये बताया गया कि भारत में जो आर्थिक हालात चल रहे हैं और वैश्विक स्तर पर वित्तीय माहौल से काफ़ी सारे जुड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं, और उनकी समीक्षा करने के बाद ये डिसीजन लिया गया है कि अपने मुनाफे में से आरबीआई 87,416 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को देगा। तो जो आरबीआई है इसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। प्रेजेंट में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। अब याद रखिएगा, आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कहाँ पे था? कोलकाता में। उसके बाद मुंबई में हेडक्वार्टर कब आया था? 1937 में। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और आरबीआई का स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा, यहाँ पे एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। फिर भारतीय नौसेना ने कलवारी श्रेणी की प्रोजेक्ट 75 के तहत 6वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागशीर का समुद्री परीक्षण अभी हाल में शुरू कर दिया है। ये जो पनडुब्बी है इसको 20 अप्रैल को गोवा के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा समुद्र में उतारा गया है। समुद्री परीक्षण हो जाने के बाद आईएनएस वागशीर को अगले वर्ष भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा। यहाँ से आपको इसका नाम याद रखना है। फिर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, इन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1.39 करोड़ नए सदस्य जोड़े हैं। और पिछले साल के कंपैरिजन में बात करें तो ये 13.22% अधिक है। पिछले साल ये आंकड़ा था 1.22 करोड़ का, इस साल ये आंकड़ा हो गया है 1.39 करोड़ का। ये जो जानकारी है श्रम मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में दी गई है।
जिसमें ये बताया गया है कि 2023 में EPFO से जुड़ने वाले जो सदस्य हैं इनकी संख्या 13.4 करोड़ रही है, जिसमें से 7.58 लाख ऐसे सदस्य हैं जो पहली बार EPFO के दायरे में शामिल हुए हैं। फिर यहाँ पे भारतीय नौसेना की न्यूज़ है। इन्होंने अभी हाल ही में लड़ाकू विमान MiG-21 की उड़ान पे रोक लगा दी है। तो काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही थी MiG-21 विमानों की, और इसी दुर्घटना की बढ़ती संख्या को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि इनकी उड़ान पे अभी फ़िलहाल टेम्परेरी बैन लगाया जाए, रोक लगाया जाए। तो जो क्रैश चल रहे हैं इनकी जांच भी चल रही है। MiG-21 विमान जो है इनका तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है कि क्या ख़राबी है, क्रैश की वजह क्या है। तो ये जब तक मूल्यांकन चलता रहेगा, जांच चलती रहेगी, तब तक के लिए MiG-21 की उड़ान पे रोक लगाई गई है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ऐसा कहा है संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन से पिछले 50 वर्षों में विश्व भर में 20 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ये डेटा दिया गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की तरफ से। ये डेटा आपको याद रखना है। WMO ने आंकड़े दिए हैं कि वर्ष 1970 से 2021 तक जलवायु परिवर्तन के कारण 356 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। ठीक है, 20 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, 356 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और इसी दौरान जलवायु परिवर्तन के कारण जो 20 लाख मौतें हुई हैं उसमें से 90% से भी ज़्यादा मौतें विकासशील देशों में हुई हैं। फिर यहाँ पे इसरो की तरफ से न्यूज़ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा से नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 का प्रक्षेपण करेगी। इसरो ये सैटेलाइट है, ये 29 मई को GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है पहले। तो GSLV का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसी GSLV से इस NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया जाएगा। ये जो मिशन है इसमें जो सैटेलाइट है ये 2232 किलोग्राम की है, और इस सैटेलाइट में पहली बार स्वदेशी एटॉमिक क्लॉक लगाई गई है। अब जो इसरो है इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। अध्यक्ष हैं S सोमनाथ जी। फिर है भारतीय नौसेना की तरफ से एक और न्यूज़। तो भारतीय नौसेना ने स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत INS मोरमुगाओ, नाम याद रखना है, INS मोरमुगाओ से सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो नौसेना यहाँ के अधिकारियों ने इन्फॉर्मेशन दी है कि मोरमुगाओ से सतह में हवा प्रहार करने वाली मध्यम दूरी की जो मिसाइल है इसका जो परीक्षण था ये पूरी तरह से सफल रहा है। फिर एक और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और ये अगले आने वाले 5 से 6 सालों में ख़राब से ख़राब परिस्थितियों में देश की जितनी भी ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए पर्याप्त है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने अभी हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ था भारतीय उद्योग परिसंघ के में, वहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ था, ये इन्फॉर्मेशन वहीं पे दी गई है। तो श्री गोयल जी ने बताया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ आंकड़े दिए हैं जिसके अनुसार भारत का जो मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडारण है ये $600 अरब का है, $600 अरब। और ये बताया जा रहा है कि इतना अमाउंट है कि आने वाले 5 से 6 सालों में भी ये भारत के जो भी ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए पर्याप्त है। फिर ईरान से एक न्यूज़ है। ईरान ने हाल ही में 2 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल का नाम है खुर्रमशहर और 4th वर्जन है, तो खुर्रमशहर 4 का सफल परीक्षण किया गया है ईरान के द्वारा। फिर कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ है, इन्हें भी देखते हैं। तो हाल ही में इटालियन ओपन ये टेनिस का टूर्नामेंट हाल ही में संपन्न हुआ है। तो जो पुरुष का एकल वर्ग है इसमें रूस के टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव इन्होंने डेनमार्क के होल्गर रूने को हराकर इस प्रतियोगिता को जीता है। और महिला एकल वर्ग की बात करते हैं तो कजाकिस्तान की इलीना रिबाकीना है, ये इलीना रिबाकीना, इन्होंने यूक्रेन की अनहेलिना किलीनिना को हराकर इस साल का इटालियन ओपन का महिलाओं का एकल वर्ग जीता है। तो याद रखिएगा पुरुष एकल वर्ग में रूस के डेनियल मेदवेदेव ने जीता है,
फाइनल में डेनमार्क के होल्गर रूने को हराकर, और महिला एकल वर्ग में कजाकिस्तान की इलीना रिबाकिना ने यूक्रेन की अनहेलिना किलिनिना को हराकर जीता है। फिर है भारत की एथलीट पारुल चौधरी। ये हैं पारुल चौधरी, और हाल ही में अमेरिका में आयोजित एक एथलेटिक्स प्रतियोगिता में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और महिलाओं की 3000 मीटर के स्टीपल चेस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। महिलाओं के 3000 मीटर स्टीपल चेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इनका नाम आपको याद रखना है, पारुल चौधरी। फिर यहाँ पे भारत के युवा तीरंदाज हैं प्रथमेश जावकर। ये हैं प्रथमेश जावकर। इन्होंने तीरंदाजी विश्व कप के स्टेज 2 में पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में विश्व के नंबर 1 पुरुष तीरंदाज को हराया है, जो कि थे नीदरलैंड्स के माइक स्कॉलेसर। तो इनको हराकर प्रथमेश जावकर ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो भारत के युवा तीरंदाज हैं प्रथमेश जावकर। इन्होंने तीरंदाजी विश्व कप के स्टेज 2 में पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। और इसी टूर्नामेंट में ओजस देवताले और ज्योति वेन्नाम की जोड़ी ने कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता है। फिर यहाँ पे देखिए आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप का जो फाइनल मुकाबला है, ये मैंने आपको बताया था कहाँ पे होगा, इंग्लैंड के द ओवल में होगा। किसके बीच में होगा? ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये चीज़ें, फैक्ट। और एक फैक्ट और ऐड कर लीजिए इसी में कि पहले जो मुकाबला था इसमें ड्यूक की गेंद यूज़ होने वाली थी, लेकिन अब ड्यूक की जगह कोकाबूरा की गेंद यूज़ की जाएगी। कोकाबूरा गेंद से खेला जाएगा ये फाइनल टेस्ट चैम्पियनशिप का। फिर यहाँ पे है भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा। अब ये भाला फेंक खेल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। काफ़ी ज़्यादा प्राउड मूवमेंट है भारत के लिए, ऐतिहासिक एक मूवमेंट है ये। तो भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा पूरे विश्व भर में भाला फेंक खेल में नंबर 1 पे आ गए हैं। इनके मौजूदा रेटिंग या पॉइंट की बात करें तो ये है 1455 पॉइंट के साथ ये नंबर 1 पे आ गए हैं। फिर यहाँ पे फुटबॉल की चैम्पियनशिप है जो कि है महिलाओं का FA कप आपने सुना होगा। तो हाल ही में महिलाओं का FA कप हुआ था। तो महिलाओं का FA कप जो है चेल्सी ने जीता है। चेल्सी ने महिलाओं का FA कप जीता है और इन्होंने 5वीं बार जीता है, 5th टाइम जीता है। इन्होंने फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हराया है। ये जो FA कप है ये इंग्लैंड का एक टूर्नामेंट है घरेलू, और इंग्लैंड का ही एक और टूर्नामेंट है फुटबॉल का जो कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। ये है EPL, इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल का टूर्नामेंट है ये। तो इस साल का EPL जीता है मैनचेस्टर सिटी ने, याद रखिएगा। EPL 2023 का किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने। इन्होंने 7वीं बार 7th टाइम इस चैम्पियनशिप को जीता है। फिर भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं समीर वर्मा। इन्होंने स्लोवेनिया ओपन का खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में ताइवान के सू लियांग को हराया है और गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा इसी टूर्नामेंट में रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी की भारतीय जोड़ी ने मिश्रित युगल वर्ग में रजत पदक भी जीता है। इसके बाद एक क्रिकेट से और न्यूज़ है। तो हाल ही में BCCI ने इन्फॉर्मेशन दी है कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर बन गया है एडिडास। याद रखना है, भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर बना है एडिडास। और इसके साथ ही साथ चीन के अनुभवी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं चेन लांग। ये चेन लांग बैडमिंटन खेलते थे, बैडमिंटन से संबंधित हैं। किस देश के लिए खेलते थे? चाइना के लिए। हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, तो ये बैडमिंटन से संन्यास ले रहे हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। सबसे पहले है सामान्य ज्ञान खेल, तो एक एक करके इन क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फुटबॉल का प्रसिद्ध स्टेडियम माराकाना किस शहर में है? तो ये है रियो डी जेनेरियो में। फिर है ओलंपिक खेलों में कुश्ती में भारत के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? ये है KD जाधव। फिर है टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? ये है यूनिस खान। नेक्स्ट है किस वर्ष पहली बार यूरो कप का आयोजन किया गया था? 1960 में पहली बार यूरो कप का आयोजन किया गया था। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो ये है PV सिंधु। फिर किस भारतीय महिला क्रिकेटर को विजडन प्लेयर ऑफ ईयर सूची में शामिल किया गया है? तो ये हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है फार्मूला 1 में मैक्स वर्स्टैपेन जो हैं ये किस टीम के लिए रेसिंग करते हैं? ये रेसिंग करते हैं रेड बुल के लिए।
नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में कौन सा देश पदक तालिका पे दूसरे स्थान पे रहा था। ध्यान से देखिएगा, कई बार क्वेश्चन में फर्स्ट प्लेस का पूछा है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन में फर्स्ट प्लेस ही पूछता है, लेकिन इस क्वेश्चन में सेकंड प्लेस पे पूछ रहा है। कौन था, तो दूसरे प्लेस पे था चाइना। अब फर्स्ट प्लेस में कौन था, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर अब वर्ष 2021 में किस महिला खिलाड़ी ने यूएस ओपन एकल खिताब जीता था, तो ये है एमा राडुकानु। फिर इस वर्ष एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया था, तो ये किया गया था कजाकिस्तान में। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है, तो अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं पीटी उषा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है, तो ये है चार्लोट एडवर्ड्स। नेक्स्ट है भारत ने कितनी बार एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो भारत ने 3 बार एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। फिर है पूर्व महिला टेनिस खिलाड़ी एना इवानोविक, ये किस देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, तो ये सर्बिया के लिए टेनिस खेलती थी। फिर है ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो ये हैं लेरिसा लातीना। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में किस देश ने यूएफए नेशंस लीग का खिताब जीता था, फ्रांस ने जीता था। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2022 में किस बल्लेबाज ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, ये बल्लेबाज थे मयंक अग्रवाल। फिर है इस वर्ष कौन सा देश पुरुष रग्बी वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा, तो मेज़बानी करेगा फ्रांस। फिर है वेन रूनी किस देश के दिग्गज फुटबॉलर रह चुके हैं, तो ये इंग्लैंड के लिए फुटबॉल खेलते थे। नेक्स्ट है होल्गर रूने किस देश के युवा टेनिस खिलाड़ी हैं ये, तो होल्गर रूने खेलते हैं डेनमार्क के लिए। फिर है बोरिस बेकर, ये किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं, तो जर्मनी के लिए टेनिस खेलते थे बोरिस बेकर। नेक्स्ट है इस वर्ष कतर ओपन का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, तो इस वर्ष जीते हैं डेनिल मेदवेदेव। फिर है फीफा ने किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है, तो ये हैं लियोनेल मेसी। फिर है इस वर्ष किस महिला खिलाड़ी ने बैडमिंटन में जर्मन ओपन का खिताब जीता है, तो इस वर्ष जीती हैं अकाने यामागुची। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है, स्वर्ण पदक जीती हैं चेन यूफेई। आगे यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब किया गया था, ये गठन हुआ था 1985 में। नेक्स्ट है चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना का संबंध किस देश से है, तो इस दुर्घटना का संबंध है यूक्रेन से। फिर है 3 माइल आइलैंड, इसका संबंध किससे है, तो परमाणु दुर्घटना क्षेत्र से संबंधित है 3 माइल आइलैंड। फिर है वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार प्राकृतिक संतुलन की दृष्टि से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र पर वन होना चाहिए, तो 33% वन क्षेत्र पर वन होने चाहिए। फिर है द फ्यूचर वी वांट, ये शीर्षक किस पृथ्वी शिखर सम्मेलन का था, तो Rio+20 शिखर सम्मेलन का था द फ्यूचर वी वांट शीर्षक। फिर सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्यों को शामिल किया गया है, तो 17 लक्ष्यों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है UNEP की स्थापना कब हुई थी, UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। फिर इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, सबसे पहले अर्नेस्ट हेकेल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। फिर पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इसका राइट आंसर है A.G. टॉन्सले। नेक्स्ट है किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है जैव संचयन। फिर चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है, तो इन वनस्पतियों को कहा जाता है लिथोफाइट्स। फिर 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के जो संक्रमण क्षेत्र हैं इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहा जाता है इकोटोन। और ये क्वेश्चन इस साल MPPSC के जो प्री एग्ज़ाम थी उसमें आया था। फिर कुछ पौधों के द्वारा एलर्जिक या हानिकारक रसायनों का स्राव करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है एलिलोपैथी। फिर पीने के पानी में नाइट्रेट की जब अधिकता हो जाती है तो उससे कौन सा रोग होता है, उससे होता है मीनामाटा। नेक्स्ट बताना है प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है, तो नीला और लाल रंग में होता है प्रकाश संश्लेषण। फिर विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। फिर वर्ष 2021 में व्हिटली अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो व्हिटली अवार्ड 2021 का दिया गया है नुक्लू फोम को। फिर स्टॉकहोम समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था, ये संपन्न हुआ था 1972 में।
फिर है हरित जलवायु कोष की स्थापना किस सम्मेलन के अंतर्गत हुई थी? 2010 में मैक्सिको में कानकुन सम्मेलन के दौरान हुई थी हरित जलवायु कोष की स्थापना। फिर है ग्रीन मफलर, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट है किस प्रदूषक से रक्त कैंसर हो सकता है? तो बेंजीन से हो सकता है ब्लड कैंसर। फिर है एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? तो ये थे रोंटगेन। फिर है ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? तो ये है डेसिबल, शॉर्ट में डीबी लिखा जाता है, डेसिबल से ध्वनि तीव्रता नापी जाती है। फिर है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी कि NEERI, ये कहाँ है? ये है नागपुर में। फिर जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1974 में। फिर सामान्य अध्ययन के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है मंगल ग्रह को समर्पित मंगलनाथ मंदिर यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो यह है उज्जैन में। फिर आपको बताना है गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिम। फिर है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो छतरपुर में हुआ था मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर है विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किसके आशीर्वाद से की थी? तो इन्होंने विद्यारण के आशीर्वाद से विजयनगर की स्थापना की थी। फिर है किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाता है? तो ये धातु है गैलियम। नेक्स्ट है मीरा कुमार कौन सी लोकसभा की अध्यक्ष थी? तो ये 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी मीरा कुमार। फिर है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हैं लॉर्ड रिपन। फिर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो राइट आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल यानी गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है। फिर है यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये संबंधित है भरतनाट्यम से। फिर है व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। फिर है गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस काल में हुआ था? तो ऋग्वैदिक में सबसे पहले प्रयोग किया गया था गोत्र शब्द का। फिर है लोयल किस नदी के किनारे स्थित था? ये तो भोगवा नदी के किनारे था लोयल। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में हैं? तो सबसे ज़्यादा भारत में हैं सहकारी संस्थाएं। फिर है बॉल पेन जो होता है इसके आविष्कारक कौन हैं? तो बॉल पेन के आविष्कारक हैं वाटरमैन। फिर है हड़प्पा सभ्यता की आकृति किस प्रकार की है? तो हड़प्पा सभ्यता की आकृति जो है ये त्रिभुजाकार है। फिर नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम में क्या प्रयोग किया गया था? तो उसमें यूज़ किया गया था प्लूटोनियम 239। फिर है किसे इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है विंटसर को। फिर भारतीय ब्रह्म समाज संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन, ये थे भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित इन्फोसिस कंपनी है, आपको बताना है कि इसके संस्थापक कौन हैं? इसके संस्थापक हैं नारायण मूर्ति। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे राकेश शर्मा। फिर है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो फलों से संबंधित है सुनहरी क्रांति। फिर यहाँ पे समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि किन समाचार पत्रों का प्रकाशन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया, इन सभी का ही प्रकाशन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। नेक्स्ट है बेसबॉल में एक पक्ष में यानी एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसा ही अगला अंक आए उसकी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण PD जून 2023 इसके भी विश्लेषण अवेलेबल हैं, 2-3 पार्ट में है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, इम्पॉर्टेंट MCQ सब कुछ कवर किया गया है। और PDF सभी को पता है हर एक एग्ज़ाम के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर वीडियो लिस्ट में जाके उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। और मेक श्योर टेलीग्राम पे भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को, जहाँ पे आपको सभी चीज़ की PDF मिल जाएगी, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, जॉब अलर्ट हो, डेली वोकैब हो, GK हो, करंट अफेयर हो,
सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल है। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।